जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि अब जो आप लोगों का वन दरोगा का एग्ज़ाम है, जिन लोगों ने वे भरा हुआ है, वो 16 जुलाई से और आपकी 26 जुलाई के बीच होना है। ये आयोग ने डिसाइड किया हुआ है और उन्होंने ये निर्णय दिया है। तो अब आप लोग जिन लोगों ने वन दरोगा का फॉर्म भरा हुआ है और जिनकी तैयारी पहले भी आप लोगों ने तैयारी की होगी और अच्छे से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने वन दरोगा का भी फॉर्म भरा है और साथ साथ बीडीओ, बीपीडीओ, आपका कनिष्ठ सहायक हो गया, और जो पटवारी का एग्ज़ाम हाल ही में बताया है आयोग ने, ठीक है, निकला हुआ जो है पटवारी लेखपाल वाला, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे। तो अब समस्या क्या आ रही है छात्र छात्राओं के बीच, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देन हम जो उत्तराखंड की क्लासेस है उनको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। पूरा का पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम लोग एक्चुअल में अब जो हमारा 16 जुलाई तक का जो शेड्यूल रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो मैं उन लोगों के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं और जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने वन दरोगा का भी भरा हुआ है और आपका बीडीओ, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, ठीक है, ये तो सब एक है, ये एक है, ठीक है। दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। जहाँ वन दरोगा में एक तरफ आपका 9th और 10th का साइंस इंक्लूड किया गया है, वहीं आपको पता है इसमें आपका जीएस है, आपका यूके जीएस है, आपका हिंदी है और आपका रीजनिंग है और आपका कंप्यूटर है। ये आपको अच्छे से पता है इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसको आप थोड़ा देर तक साइड रखिए। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा वन दरोगा के ऊपर। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों के पास 24 से 25 डेज है और इन 24 से 25 दिनों में उन छात्र छात्राओं के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो या तो जिन्होंने फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, काफ़ी लंबे समय तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिनका बीएससी या एमएससी इन सब्जेक्ट से हैं, तो उनके लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। क्योंकि जहाँ ये फॉर्म लगभग आपके 2.5 लाख लोगों ने भरे हैं, तो यहाँ आपका कंपटीशन जो है वो 30-40 हज़ार लोगों के बीच ही होगा, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, बहुत से छात्र छात्राओं के बीच ये भी बातें आ रही होंगी कि यार हम क्या कर देते हैं, वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो स्किप कर देते हैं। तो पता नहीं, आप लोगों को ये एक बात ध्यान रखना कि बहुत कम लोग ही वन दरोगा का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं उन छात्र छात्राओं के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। जो 12th तो है ही, 12th साइंस से है, लेकिन उसके साथ जो उनकी पढ़ाई है, बीएससी हो गया, आगे की एमएससी हो गया, वो क्या है, वो आपका इन सब्जेक्ट से है, ठीक है। अब देखो जिसका बीएससी होगा या तो जेडबीसी से होगा या पीसीएम से होगा, तो मैथ हटा लीजिए, तो 2 सब्जेक्ट इस आदमी के भी ज़बरदस्त होंगे। फिजिक्स इसका ज़बरदस्त होगा, फिजिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाना है, और केमिस्ट्री भी इस आदमी का ज़बरदस्त होगा। यानी कि 2 सब्जेक्ट में ये यहाँ से बराबर है, इसका पलड़ा भारी है, ठीक है। और यहाँ भी ये जेडबीसी वाला जो व्यक्ति है, यहाँ क्या होगा, इसका जूलॉजी बॉटनी उसको बायो में हेल्प करेगा, बायो प्लस केमिस्ट्री उसका क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, क्लियर है। लेकिन उसके अब देखो एक सब्जेक्ट पर यहाँ इस आदमी को, जो ये मैथ वाला है, इसको बायो पे ध्यान देना होगा, और जो ये आपका केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी वाला है, इस व्यक्ति को फिजिक्स के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। बाकी इसका जो समीकरण है वो काफ़ी हद तक बढ़ जा सकता है। अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 12th तक तो साइंस से होंगे,
ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से होंगे। उसके बाद उन्होंने अपना जो बैकग्राउंड है वो चेंज किया होगा, उन्होंने बीए कर लिया होगा, उन्होंने बीकॉम कर लिया होगा। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है, यानी कि 3 कैटेगरी के लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, जेडबीसी वाले ने, पीसीएम वाले ने, ठीक है, और आगे जिसने ग्रेजुएशन किया होगा बीए से, और या जो 12 तक भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब मेन बात क्या रहती है कि इन सभी में, ठीक है, आसान थोड़ा किन के लिए पड़ेगा, इस वाले पक्ष के लिए आसान है, लेकिन ये भी नहीं, ये नहीं कह सकते हम कि ये वाला जो जिसने 12th साइंस से किया हुआ है या 12th के बाद बीए लिया हुआ है वो रेस में नहीं है। भाई वो बिल्कुल रेस में है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस जो आपका एग्जाम होना है वहां 9th और 10th का पूरा सिलेबस इंक्लूड है साइंस का, ठीक है। जितना 9th के अंदर है, ठीक है, 9th के अंदर चीजें हैं, 10th के अंदर चीजें हैं, वही आपके एग्जाम में पूछी जानी है जो साइंस के अंदर 9th और 10th में चीजें हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले तो आप अपने पास क्या करेंगे, 9th और 10th की साइंस की बुक लीजिए। अगर आप बुक नहीं ले पाते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी का ऐप है, ठीक है, वो डाउनलोड करना और उस एनसीईआरटी ऐप के अंदर आप लोगों को साइंस की बुक मिलेगी, जो जिस मीडियम का होगा वो उस मीडियम का ले लेना। क्लियर है? बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मेरी तरफ से इस चैनल के ऊपर क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, ठीक है। जो जितना मैंने सोचा है और जो मुझे करना है 16 जुलाई तक, क्लियर है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही मैंने भी भरा है और 2019 में मैंने भरा था 1 दरोगा का, ठीक है। भले पेपर उसके अब हो रहे हैं, शुक्र है हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो 9th 10th का जो एनसीईआरटी है उसको आप अपने अकॉर्डिंग टाइम के अनुसार पढ़ते रहिए, डाउनलोड है आपके पास है, ठीक है। अब देखिए 9th 10th का सफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को क्या मिलेगी, इसी चैनल के ऊपर फिजिक्स की क्लास में आप लोगों के बीच डेली दे ही रहा हूँ, प्लस केमिस्ट्री और प्लस बायो, ठीक है। इसके जो मैंने नोट्स बनाए थे 2 साल पहले, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक बायो के, ठीक है, जो 1 दरोगा के लिए मैंने प्रिपेयर किया था उस टाइम के जो नोट्स हैं मेरे पास, ठीक है, उन क्लासेस को मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। काफ़ी डीप नोट्स हैं। अब उसके अलावा क्या होगा, एक एक क्लास आप लोगों के बीच ही आती रहेगी, ठीक है। कभी जैसे आपके बीच 2 घंटे की फिजिक्स ही आ गई, कभी 2 घंटे की मैराथन क्लास केमिस्ट्री आ गई, कभी 2 घंटे की बायो आएगी, ठीक है। तो लगभग मैं मानता हूं कि अगर 15-15 घंटे, ठीक है, अगर 15-15 घंटे ये क्लास हो गई, टोटल 15 घंटे में फिजिक्स खत्म हो जाएगी, 15 घंटे में केमिस्ट्री, 15, तो यानी कि 8-10 दिन में हम लोग पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या होने वाला है जो स्पेशल है, अब देखिए आप लोगों को पता था कि जो 11 बजे रात होती है, ठीक है, 11 बजे वाली रात के टाइम पर मैं आप लोगों के लिए जीएस, ठीक है, प्लस यूके जीएस की क्लास लाता था, ठीक है। अब जो ये क्लास लाता था मैं जीएस और यूके जीएस की, ये इसकी जगह मैं क्या करूंगा, ठीक रात 11 बजे आप लोगों के लिए 2020 सीरीज चलती थी ना, जिसमें 20% जीएस के होते थे और 20% आपके यूके जीएस के होते थे। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, जो ये यूके जीएस और जीएस वाली सीरीज है उसके स्थान पर मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज लेके आया हूं वो 50-50 साइंस की सीरीज लाया हूं 1 दरोगा के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको फिजिक्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको बायो के क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, इतनी सी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये इस क्रम से हम लोग चीजें करने वाले हैं। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नोट्स की, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है 9th और 10th के अलावा, ठीक है, वैसे आप लोगों के लिए 9th और 10th आप बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, ठीक है। और जो आपको लगता है कि जानकारी पर्याप्त नहीं एनसीईआरटी में, उसे आप लोग ढूंढिए, ठीक है, उसे ढूंढे, उसे खोजे और वहां पर उसे ऐड ऑन करने का काम कर दीजिए। लेकिन उसके अलावा ये मेरा आपसे वादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, जो भी नोट्स मैंने तैयार किए हुए हैं इनके लिए वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा और एक एक चैप्टर को हम यहाँ पर पूरा का पूरा खोल के पढ़ेंगे। तो अब अपने दिमाग में, अपने वॉलपेपर में बस एक ही चीज लगाई, मिशन 16 जुलाई, ठीक है, मिशन 16 जुलाई, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है बीडीओ बीपीडीओ का पेपर अभी नहीं होने वाला है। ये एग्जाम मैं जानता हूं, आप जिन लोगों ने 1 दरोगा वीडियो बीपीडीओ भी भरा है वो क्या करना कि
इसको थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप 15 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, 12 घंटे पढ़ते हो, जितना भी पढ़ते हो, मैक्सिमम 12 से 15 घंटे आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करना कि अगर आप 12 घंटे एक दिन में पढ़ते हो तो आप कुछ मत करना, ठीक है, 2-3 घंटे आप अपने उत्तराखंड को देना, आपने जो वीडियो एग्जाम भर रहा है उसको देना, बाकी के 10 घंटे आप अपनी साइंस वाले क्षेत्र को देना, ठीक है। ये 1 दरोगा के लिए आपने इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। अभी उसको देखो जो सामने है, ठीक है, जो सामने नहीं है, ठीक है। बाद पहले आपके ये पड़ाव होते हैं ना, आपके सामने बीपीडीओ तब है, पहले आपके सामने 1 दरोगा है, ठीक है। अब पहले इसको कुचल के चलिए, ठीक है, फिर आप इस तक पहुंचे, क्योंकि इस चीज को लेकर मेरे दिमाग में भी, ठीक है, मेरे माइंड में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। क्लियर है। मेरा बैकग्राउंड भी पीसीएम से है, ठीक है, बीएससी पीसीएम से हूं मैं, तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी यार कि हाँ यार तूने तो पढ़ा है 2019 में, 19 तक ही पढ़ा था, ठीक है, 2019 तक तूने खूब तैयारी की इसकी 1 दरोगा की, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोरोना, उसके 2020 स्टार्टिंग में आपका कोरोना आ गया, अब क्या करेगा, पेपर देगा कि नहीं देगा, क्या करेगा, छोड़ेगा। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि जो 25 दिन हैं उसमें बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर है। मैंने पढ़ा हुआ है चीज़ें, मैं उनको रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है, उनको अच्छे से फिर से पढ़ सकता हूं और मुझे वो जल्दी याद हो जाएगी। तो यही धारणा आप लोग अपने अंदर रखिए कि ये जो आने वाले 24-25 दिन हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रात दिन आप लोग एक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों के सामने देखिए, आपको पता ही है पहले कि उत्तराखंड में जो भी होता है वो चुनाव के 4थे और 5वें साल में होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखना, ऐसा मौका आएगा तो कब आएगा, ऐसा मौका आएगा 2025 और 26 में आएगा फिर, ठीक है। अब तब तक इससे पहले आप लोग कोई भी उम्मीद मत रखना, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, ठीक है, भाजपा आए, कांग्रेस आए, कोई तीसरा आए, लेकिन ये सिंपल सी बात है वो होती है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर चीज़ें करनी है। तो अब आप लोग क्या करना, अब आप लोग अच्छे से जो जितनी भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे बताई है उनको फॉलो करना। मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पर मैं जो भी पीपीटी होगी, जो मेरे द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं, उनको मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करवाते रहूँगा। जैसे जो आज क्लास में चलेगा उसे मैं आप लोगों को कल भेजता रहूँगा, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थोड़ा सा लाइट चली गई है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, जितना दिखेगा आप लोगों को उतना आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, सहयोग कर लेना। तो देखिए जरा सा, उपोष्ण कटिबंधीय वन के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमने उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के बारे में पढ़ लिया था। आज आप हेडिंग डालना उत्तराखंड के अंदर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ये हेडिंग डाल दीजिए। क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है थोड़ा सा देख लीजिए इन्हें, ठीक है। पहली बात, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, इन्हें मानसूनी वन भी बोला जाता है, इन्हें मानसूनी वन भी बोला जाता है। पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को क्या बोला जाता है, आपको बताना है इन्हें मानसूनी वन भी बोला जाता है। उसके अलावा आप लोगों को अगला फैक्ट क्या ध्यान रखना है कि ये जो वन है ये कहाँ तक पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे वन एक तो 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं, और शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटियों में हमें ऐसे वन देखने को मिलते हैं। क्लियर है।
उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सगुन है आपका, सहतूत है आपका, पलास है या अंजन है या बिहड़ा है या बांस है। ठीक है, ये सारे के सारे वन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, इन क्षेत्रफल, इन वृक्ष जो होते हैं, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे हैं, इन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के अंदर देखने को मिलते हैं। बस इतनी सी बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो पहली बात क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को क्या बोला जाता है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं। उसके अलावा शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटियों में हमें ऐसे वन देखने को मिलते हैं। आपके सगोन हो गया, सहतूत हो गया, आपका पलास हो गया, आपका अंजन हो गया, आपका बेहड़ा हो गया और आपका बांस हो गया। ठीक है, ये सारे पेड़ पौधे जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के अंदर मिलेंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे कोणधारी वन। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग अब, कोणधारी वन। इस टाइम पर पता नहीं यार क्या है लाइट का, लाइट चली जाती है, पर कोई बात नहीं, इतना तो हो रहा होगा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार देख लेता हूं मैं जरा सा। हाँ, इतना तो है कि दिख रहा है। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कोणधारी वन। ठीक है, कोणधारी वन आप लोग हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लोग लिखेंगे 900 से 1800 तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। क्लियर है? इस प्रकार का जो कोणधारी वन है, तो जो चीड़ है, चीड़ का वृक्ष इस प्रकार के वनों का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, चीड़ का जो वृक्ष है वो इस प्रकार के वनों का प्रमुख उदाहरण है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है, इन वनों में जो शुष्कता है वो बनी रहती है। ये चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वन लिखना आप लोग, इस प्रकार के वन चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। बस इतनी सी बात आप लोगों को कोणधारी वनों के बारे में ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि जो इनकी ऊंचाई का क्रम है, ठीक है, कितने की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, 900 से 1800 तक की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात, चीड़ का वृक्ष जो है इस प्रकार के वनों का प्रमुख उदाहरण है, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी। इन वृक्षों में क्या है, इन वनों या वनों में आप लोग ध्यान रखना, इन वनों में शुष्कता, हमेशा जो नमी होती है वो हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार के वन चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं। बस इतनी बात आप लोगों को कोणधारी वन के अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है, आप लोगों को जो नेक्स्ट है, 8 प्रकार के वन होते हैं ये। ठीक है, 4 प्रकार के हमने पढ़ लिए हैं, 5वें प्रकार के हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए जरा, पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, पर्वतीय शीतोष्ण वन। इसके अंदर आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि ये 1800 मीटर से 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर
ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्लियर है। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या हैं। आपका स्पूर्स हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपके फर हो गया, आपका देवदार हो गया और आपका साइप्रस हो गया, और एक जो हमारा बहुत ही फेमस वृक्ष है जिसको बोलते हैं बांज। ठीक है, तो बांज भी यहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो बांज हो गया, मोरू हो गया, खरसू हो गया, ये सब आपको पर्वतीय शीतोष्ण वन वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों को इसमें ये ध्यान रखना है कि पर्वतीय शीतोष्ण वन है जो इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 1800 मीटर से कितना 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर ऐसे वन पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्पूर्स हो गया, सिल्वर हो गया, फर हो गया, देवदार हो गया, साइप्रस हो गया, बांज, मोरू, खरसू, ये सारी ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है पर्वतीय शीतोष्ण वन के। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 प्रकार के वन जो हैं वो और हैं, उनको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। आप हेडिंग लिखोगे, अगला जो आप लोगों ने पॉइंट लिखना है वो लिखना है उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। क्या हेडिंग डालनी है, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। तो इसमें लिखना है कि ये 2700 मीटर की ऊंचाई, 2700 मीटर की अधिक से 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, जूनिपर, विल्लो और रिफ्स। कौन कौन से प्रकार के, जूनिपर आपका यहाँ पर मिलता है वृक्ष, उसके अलावा आपका मिलेगा विल्लो और रिप्स। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को लकड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम टर्म, ठीक है, आपने भी नहीं देखे यार, मैंने भी नहीं देखे। ठीक है, सीधी बात है, जब चीज़ों को देखी रहती है तब पता लगता है। ठीक है, तो इसको, इन नामों का आप लोग ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जैसे आपके बुरांस हो गया आपके, ठीक है, तो ये आपके कहाँ मिलते हैं, आपके मिलते हैं उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन के अंदर। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, अगला जो आप लोगों ने लिखना है वो डालना है एल्पाइन झाड़ियाँ। ठीक है, एल्पाइन झाड़ियाँ, एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। अभी मैंने आप लोगों को बुग्याल भी पढ़ाने हैं। एल्पाइन झाड़ियाँ, अब ऐसा है ना कि हम लोग अगर उत्तराखंड को छोड़ देंगे 1 महीना तो भाई हमारी बैंड बज जाएगी, हम लोगों को याद नहीं रहेगा, फिर टच में, रिदम में आने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम आधा घंटे 20-20, 30-30 मिनट करते रहेंगे उत्तराखंड को। ठीक है, कभी हिंदी कर लेंगे, कभी उत्तराखंड कर लेंगे, लेकिन जो ये हिंदी है उत्तराखंड की जो होगी, एक ही क्लास आएगी 1 दिन में। ठीक है, उसके अलावा जो भी क्लासेस होगी सारी की सारी आपको वन दरोगा से जो रिलेटिव सिलेबस है वही मिलेगा। एल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। तो अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 3000 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्लियर है। इसमें भी क्या क्या मिलता है, आपका जूनिपर हो गया, विल्लो हो गया और आपके बिल्लो हो गया और आपका रिबम हो गया। ठीक है, अब जो ये 3000 से 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, तो वो पाए जाते हैं आपके बुग्याल।
ठीक है। और बुग्याल को ही क्या बुग्याल या पयार, ठीक है, बुग्याल को ही जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं अधिक ऊंचाई पर जो मिलते हैं उन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं। ठीक है। तो इतनी सी ऊंचाई पर, ठीक है, 3000 और 3600 मीटर से ऊंचाई पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, बुग्याल या पयार देखने को मिलते हैं। अब आप लोग अगली हेडिंग डालना और लास्ट है इसका। अभी देखो ना, जब बुग्याल आएगा तो बुग्याल, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, एक तो हमारा इसमें नेशनल पार्क बचा है, वन्य जीव विहार बचे हैं, ठीक है, उसके अलावा आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, ये बचे हैं, उसके अलावा वन आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न हैं और बुग्याल है। तो 4-5 टॉपिक है हमारे, और एक हफ्ते अगर हम कंटिन्यू उत्तराखंड को पढ़ते हैं तो ये फिनिश हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए, टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां। क्या हेडिंग डालनी है आप लोगों ने, टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां। तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति में आप क्या डालेंगे, 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलती है, 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलती है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लग रहा होगा आपको ये, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना ही है, क्या करें। अब इसमें, इस क्षेत्र में क्या मिलती है, जैसे घास हो गई छोटी छोटी, आपकी काई हो गई, ठीक है, उसके अलावा लाइकेन हो गया, ये हमको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है। और इससे ऊपर, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर भी होता कुछ, तो भाई सिर्फ एक चीज़ होती है, वो बर्फ़। ठीक है। पूरी जो वादियां हैं वो सफ़ेद चादर से ढकी रहती है और कुछ नहीं होता। तो क्लियर है दोस्तों। तो टुंड्रा वनस्पतियां भी आपने देख ली है कि 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर ये देखने को मिलता है, और घास काई लाइकेन यहाँ पर उगती है। ठीक है। बर्फ़, और अगर हम इससे 3600 से 4800 मीटर के ऊपर देखने जाएंगे हम, तो भाई बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है। अब रात के 11 बजे वाली जो क्लास है, 50-50 प्रश्न, 50-50 50-50 सीरीज, यानी कि 50 प्रश्न होंगे उसके अंदर। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। साइंस के प्रश्न होंगे और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन होगा उनके अंदर। ठीक है। और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी।